सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, आपको बताना है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किस राज्य में किया गया। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में। अच्छा, पहला प्रश्न यहां से यही बन जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये किसकी प्रतिमा है, किसकी स्टैच्यू है। तो आंसर होगा रामानुजाचार्य की। ये 216 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे फरवरी 2022 में। कहां पे करेंगे याद रखना, हैदराबाद में। रामानुजाचार्य की बात करते हैं। ये 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे और इन्हीं की ये स्टैच्यू है, इन्हीं की ये मूर्ति है और इसी को समानता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहा जाएगा। याद रखना ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है जो कि बैठी हुई मुद्रा में है। तो पहली कौन सी है? थाईलैंड में जो बुद्ध की बैठी हुई मुद्रा है ना, उसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है बैठे हुए में बात करेंगे तो ये जो मूर्ति है ये पंचलोहा से बनी है। पंचलोहा यानी कि 5 धातुओं का, 5 मेटल का मिश्रण है। कौन कौन से मेटल है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। तो 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पूरी तरह से विश्व स्तर पर भक्तों के दान से बनाया गया है। और रामानुजाचार्य का जो आंतरिक गर्भगृह है वो 120 किलोग्राम सोने से बना है, जो संत के इस पृथ्वी पर चलने के 120 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है। याद रखना किस मुद्रा में है? बैठी हुई मुद्रा में है। ऊंचाई कितनी है? 216 फुट है। अच्छा, अब देखो 3 तरह की स्टेच्यू हो चुकी है आपके पास। ये तो आपने कहा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो कि आपको मिलेगी केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे और साधु बेट द्वीप पर स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू, जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू है, जिसको कहते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। उसके वास्तुकार का नाम क्या है? राम वी सुतार। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। और एक स्टेच्यू है स्टेच्यू ऑफ पीस, जो कि राजस्थान के पाली में आपको मिलेगी, जो कि आचार्य विजय वल्लभ जी की है। 151 इंच की अष्ट धातु से बनी स्टेच्यू और ये जमीन से 27 फीट ऊंची है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है अभी भारत ने अपना पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये कहां पर खोला है। बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है। तो आंसर होगा लद्दाख। टर्फ का मतलब हो गया मैदान। तो अभी लद्दाख को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फुटबॉल स्टेडियम के लिए अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है। तो 10.68 करोड़ रुपए की लागत से ठंडे रेगिस्तान के इस पितुक क्षेत्र में 130 नहरों पर यह ट्रैक और फुटबॉल का निर्माण किया गया है। अच्छा, खेलो इंडिया से 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। एक तो 2022 में जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो कहां पे होंगे? भोपाल मध्य प्रदेश में। और 2022 में ही आपके चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होंगे, अभी फरवरी 2022 में। एक्चुअली में ये नवंबर 2021 में होने थे लेकिन पोस्टपोन कर दिया। अब ये फरवरी 2022 में होंगे। कहां पे? पंचकुला हरियाणा में। लेकिन अगर आपसे पूछे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पे होना है, तो आंसर होगा कर्नाटक में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो इसका दूसरा संस्करण हुआ था 2021 में, वो हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। अच्छा, लद्दाख से अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि लद्दाख का अभी राजकीय पशु स्टेट एनिमल किसे घोषित किया गया। तो आंसर होगा हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को। और राजकीय पक्षी बना है काले गर्दन वाली क्रेन। और विश्व की सबसे ऊंची सड़क ये आपको लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में मिलेगी, जिसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी लद्दाख का पहला एफएम रेडियो स्टेशन ये कहां पे लॉन्च हुआ? लेह लद्दाख में, जिसका नाम है टॉप 91.1 एफएम स्टेशन। अभी आपको याद होगा देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन यहीं पे हुआ था, लद्दाख में, लेह लद्दाख में। और भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण भी किया था। उसके अलावा सबसे ऊंचा मोबाइल थिएटर ये भी स्थापित किया गया लद्दाख में ही। अच्छा, अब तो मुझे ये बताओ भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां पे बना रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर। और बताओ देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर कहां पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? वाराणसी। अच्छा बताओ दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप
किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा डेनमार्क में। डेनमार्क एक कृत्रिम द्वीप आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम रखेगा वो लिनेट होम। और इसी तरह से याद रखना, दुनिया का पहला 13वां शहर कौन सा देश बना रहा है? साउथ कोरिया बना रहा है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी। तो अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। इसने जेरी के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50% सब्सिडी भी दी जाती है। इस दूध गांव में 370 गायों के साथ 73 यानी कि 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं यानी कि यूनिट्स हैं। तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जेरी गांव। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% यानी कि दोनों डोज लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का वयान गांव। उसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी अक्टूबर 2021 को उधमपुर जिले के पंचारी में अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना को भी शुरू किया था। और एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बताओ भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव अभी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इसका केरल का कुंभलांगी गांव। और सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस गांव के मामले में कौन सा राज्य अभी टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा तेलंगाना। अच्छा, पहला बालिका पंचायत ये कहां पे शुरू हुआ था? गुजरात के कुनरिया गांव में। तो ये 4-5 गांव अभी न्यूज में थे आपके रिसेंटली, तो इनको आप याद रखना। और देखो गाइज, मुझे लगता है जब मैं चीजों को आपको कोरिलेट करके बताता हूं या चीजों को आपस में लिंक करके आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे गांव की बात हुई, तो अभी तक करंट अफेयर्स में जो हमने गांव न्यूज में रहे थे वो आपको लिंक करके बताने की कोशिश की ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा प्लस पॉइंट ये हो गया कि जब इस तरह से चीजों को कोरिलेट करते हुए लिंक करके हुए आप पढ़ते हो तो आपका माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उसको मजा आने लगता है पढ़ने में। और आप नोटिस करना, जब भी आपको पढ़ने में मजा आएगा तो आपको चीजें अच्छी तरह से याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। और वही पॉइंट आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाते हैं और मार्क्स ही आपके एग्जाम में सिलेक्शन करवाते हैं और सिलेक्शन ही आपके माँ बाप का सपना पूरा करवाते हैं। और ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी नए साल में जो हमारी टॉप 5 सीरीज थी उसको हमने एक बार फिर से स्टार्ट किया है, बिल्कुल एक नए अंदाज में। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर कोई एक आध नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो उनको बता दूं कि कहने को तो वो टॉप 5 सीरीज है, लेकिन उसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसी तरह से कराए हैं, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन स्टार्ट करा तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे मैं आपको एक साथ वहां पे कराऊंगा। करंट अफेयर्स के तो होंगे ही सही, साथ में अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन भी वहां पे फॉर्म हो रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, कहने को तो वो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप वहां से 20 से 25 क्वेश्चन कवर कर लोगे इजीली। और इतनी अच्छी तरह से चीजों को हम लिंक करके याद करेंगे, चेन बना के याद करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। याद होना इंपॉर्टेंट है, वरना ये सारे क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर में लिखे ही पड़े होंगे। मेरा मकसद है आपको चीजों को याद करवाना। तो कल मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। मैं चाहूंगा एक बार दिल से कि आप सभी जो भी एक सीरियस स्टूडेंट है पढ़ाई को लेकर के, एक बार उसे जरूर सुनना। आगे से चाहे कंटिन्यू रखो न रखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार उसे सुन करके डिसाइड जरूर करना कि वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आप उसे कैसे सुन पाओगे? तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे आपको टॉप 5 सीरीज का एक लिंक दिखाई देगा, खबरी एप्लीकेशन खुल जाएगी। अगर इंस्टॉल करा होगा तो खुल जाएगी, नहीं तो डायरेक्ट वो आपको प्ले स्टोर पे लेके जाएगी, वहां जाकर के आप उसे इंस्टॉल कर लेना और फिर आप चले जाओगे अपने क्रेक एग्जाम के पेज पे, वहां पे वो ऑडियो प्ले हो जाएगा। और हाँ, वहां पे अपने क्रेक एग्जाम पेज को आप फॉलो करके उस पर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। और अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये सीरीज अच्छी लगती है, तो बस इतना कहूंगा, सीरीज को सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर इसे जरूर कर देना, ताकि इन सब चीजों को बनाने में जो मेहनत लगती है तो वो मेहनत करने में हमें भी मजा आए। और वैसे तो खबरी एप्लीकेशन में सारा कंटेंट आपको अपना तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन बाकी टीचर्स के कुछ कोर्सेज पेड हैं, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर उन्हें भी आप सुनना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसका भी इंतजाम है। क्रेक एग्जाम कूपन को टाइप करना किसी भी कोर्स में जाकर के और वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो उसे सुनना और मुझे बताना कि आपको सीरीज कैसी लगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा सुष्मिता सेन। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं सुष्मिता सेन और अभी इन्हीं को वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
उन्हें उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी सीरीज में एक महिला अभिनेता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। बाकी नवदीप कौर का नाम आपने सुना होगा, अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था। और पूछा जाए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, तो शाइलिन फोर्ड ने, ये अमेरिका की है। बाकी हर्षाली मल्होत्रा, ये भी एक्ट्रेस हैं, बजरंगी भाईजान मूवी में जो मुन्नी का रोल प्ले किया था इन्होंने किया था, और इन्हें अभी 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 मिला था। आलिया भट्ट की बात करेंगे, अभी पेटा इंडिया ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना था। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, तो उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म रही थी छिछोरे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था मनोज बाजपेयी को भोंसले मूवी के लिए और धनुष को असुरन मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कंगना रनौत को पंगा और मणिकर्णिका मूवी के लिए। और 2021 में जो 93rd ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म रही थी नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर रहे थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नोमैडलैंड मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर कौन थी, क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई, तो आंसर होगा ज़ारा रदरफोर्ड। तो बेल्जियम ब्रिटिश 19 वर्षीय ज़ारा रदरफोर्ड ये दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा की है। तो याद रखना, ये ज़ारा रदरफोर्ड माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई हैं। बाकी हरप्रीत चंडी का नाम हमने पढ़ा था, कप्तान हरप्रीत चंडी, ये एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हैं जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी ये। और एमी बॉर्नस्मिट अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी ये। और आश्रिता वी ओलेटी की बात करेंगे तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी ये। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया था, तो आप क्या आंसर करोगे, जोया अग्रवाल। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी, तो आप आंसर करना शिवांगी सिंह। अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी, तो आंसर करना माविया सुदन। और इसी तरह से आपको याद होगा मुंबई की 23 साल की पायलट आरोही पंडित एक लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। अब 2-3 प्रश्न मैं भी आपसे पूछूंगा। एक प्रश्न तो यह है कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम आपको बताना है, इनका भी निधन हो चुका है वैसे। और उसी तरह से भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का नाम भी बताओ, और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम भी बताओ। ये तीनों नाम मैंने आपसे पूछे हैं, ये भारत के पहले हैं और अभी इनका निधन हो गया, तो ये नाम न्यूज़ में भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में बारबाडोस की प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आंसर होगा मिया अमोर मोटली। तो अभी मिया मोटली को बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया है। और आपको बता दूं, अभी बारबाडोस न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल के बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। इसने अभी नवंबर 2021 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख के पद से हटा दिया। और देखो, यहां से एक और अच्छा प्रश्न बनता है कि बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट अभी कौन बने थे। तो कई बार वैसे मैंने आपको ये बताया है, इनका नाम है, लिख लेना, डैम सेंड्रा मैसन। बाकी मैग्डेलेना एंडरसन। तो अब बारबाडोस के दोनों नाम याद रखने, प्रेसिडेंट का नाम डैम सेंड्रा मैसन, प्रधानमंत्री का नाम मिया मोटली। देखो, मैग्डेलेना एंडरसन की बात करेंगे तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ओलाफ स्कोल्स की बात करेंगे, जर्मनी के नए चांसलर बने, एंजेला मर्केल की जगह आए। नजला बोदेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। बात बारबाडोस की है तो ये रहा मैप में बारबाडोस, कैपिटल इसकी ब्रिज टाउन है और करेंसी है बारबाडोस डॉलर। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा तुहीन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है ना भगत सिंह कोश्यारी, अभी उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और इसे किसने लिखा है, तुहीन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिलकर लिखा है।
अच्छा, बिरसा मुंडा के नाम से 3 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होगा कि इन्हीं की जयंती को अब से हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा कि बताइए जनजातीय गौरव दिवस हम कब मनाएंगे। तो आंसर होगा 15 नवंबर को। दूसरा प्रश्न कि भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है कहाँ पे, उड़ीसा के राउरकेला में, उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी आपको मिलेगा। कहाँ पे? झारखंड, रांची में। तो ये भी ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने के लिए अडॉप्ट एनिमल पहल शुरू की है। तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने के लिए अडॉप्ट एनिमल नाम से एक पहल को शुरू किया है। तो अहमदाबाद का जो सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर चलाने वाला एनजीओ है, उसने कोविड-19 के द्वारा उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए अडॉप्ट एनिमल पहल को शुरू किया। तो इस पहल में होगा क्या? गोद लेने वालों को गोद लिए गए जानवर के मासिक रख रखाव का खर्च वहन करना होगा। अब बात यहाँ पे गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा गुड गवर्नेंस रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप स्टेट रहा था गुजरात। और अभी गुजरात में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन सा है? यही है केवड़िया। और भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखना अहमदाबाद को। और अभी गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ही उमिया माता मंदिर की आधारशिला भी रखी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2022 में जो डिफेंस एक्सपो होगा कहाँ पे होगा? गांधीनगर, गुजरात में। और आरबीआई के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये कौन सा राज्य बन रहा है? आंसर होगा गुजरात। अभी गुजरात के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला भी घोषित किया गया था। उसके अलावा भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बना? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और याद रखना कांडला पोर्ट का नाम बदल दिया गया, अब क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अभी गुजरात ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और देखो अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो आंसर होगा 4। अभी चौथा कौन सा बना था? धोलावीरा, जिसका स्थानीय नाम है कोटड़ा दा टिम्बा। ये देश का, इस तरह से आप बात करोगे तो 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और गुजरात का तो चौथा है। अच्छा बताओ भारत का पहला समुद्री मध्यस्थ ये बनेगा कहाँ पे? गांधीनगर में। और पूछे कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुजरात के भावनगर में। और भारत का पहला सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये भी अहमदाबाद में ही आपको मिलेगा, मोटेरा स्टेडियम। वैसे अभी इसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पे कर दिया गया। और गुजरात में ही आपको मिलेगा सोमनाथ मंदिर, और जिसके अभी ट्रस्टी के अध्यक्ष कौन बन गए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के क्या कर दिया? कमलम कर दिया है। अच्छा भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात के लोथल में। और पूछे भारत का पहला डायनासोर पार्क व म्यूजियम ये कहाँ पे बना? गुजरात के महिसागर जिले में। और गुजरात में आपको सरदार सरोवर बांध मिलेगा नर्मदा नदी पे, उकई बांध मिलेगा ताप्ती नदी पे, दंतीवाड़ा बांध भी यहीं पर है बनास नदी पे, और कदना बांध ये आपको मिलेगा माही नदी पे। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विजय शेखर शर्मा को। तो अभी यूनिवर्सल स्टीयरिंग ग्रुप ने पेटीएम के जो संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, उनको अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ये उन भाषाओं की स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकसित करने और अनुशंसा करने पर काम करता है जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। अच्छा अदिति अशोक ये गोल्फर है। अभी ये हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और हुंडई मोटर इंडिया के अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? अनूस किम। और ऋषभ पंत ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जबकि अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने थे संजय दत्त। और बताओ भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर कौन बने? इम्तियाज अली। और उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? कंगना रनौत बनी थी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण एक्सरे की मदद से कोविड-19 का पता लगाएगा? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। तो अभी स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टेस्ट डेवलप्ड किया है।
जो कुछ ही मिनटों में कोविड-19 का सटीक पता लगाने के लिए एक्सरे का उपयोग करता है कि मरीज को कोरोना है या नहीं है। और शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि आरटी-पीसीआर परीक्षण से तेज होगा ये, मतलब इसका परिणाम 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा, जबकि आरटी-पीसीआर की जो रिपोर्ट आती है उसको आने में 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। स्कॉटलैंड ये यूके का ही पार्ट है, इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में ऑपरेशन खात्मा ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? आंसर होगा आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने। तो अभी ऑपरेशन खात्मा नाम से नई बुक आई है और इसे लिखा है 2 पत्रकारों ने जिनका नाम है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। अच्छा, एक प्रश्न मिलता जुलता मैं आपसे पूछूंगा। ऑपरेशन खुकरी नाम की बुक आई थी 2021 में, जिसे आपको याद होगा बिपिन रावत जी ने रिलीज किया था। बताओ उस बुक को किसने लिखा था? तो याद रखना, राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने लिखा था। तो अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो आपसे पूछा था कि अभी किसने सारथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा सेबी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि एक तो वो ऑडियो सुनना मत भूलना, दूसरा अगर ये सेशन अच्छा लगता है या ऑडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।